रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन्स ऑफ वंडर एज के 3rd और 4th एपिसोड को एक साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें नागी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर नागी अपने क्लासरूम में पियानो बजाना सीख रही होती है। और मैं भी ऐसे स्कूल में सीखता था मुर्गा बनना, जहाँ नागी अपनी पड़ोस वाली लड़की को बोलती है, अगर तुम चाहो तो मेरी तरह पियानो बजाते समय रंगों को देख सकती हो। इस पर वह लड़की पूछती है कैसे। तब नागी उसकी नोटबुक में कलर करने लगती है। तभी वह लड़की बोलती है, मैम ये मेरी नोटबुक को बिगाड़ रही है। तभी उसकी टीचर आती है और नागी से पूछती है, नागी तुम ये क्या कर रही हो। तभी नागी बताती है, मैम मुझे म्यूजिक में कलर्स दिखाई देते हैं, तो मैं इसको भी म्यूजिक में कलर दिखा रही थी। यहाँ उसकी टीचर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसको समझाकर चली जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी घटना छोटा बोलू भी देख रहा होता है, जो बाद में आकर नागी से पूछता है, क्या सच में तुम्हें कलर दिखाई देते हैं, और उसकी काल्पनिक दुनिया पर विश्वास करने लगता है। यहाँ हमें पता लगता है कि नागी भी अपनी माँ की तरह काल्पनिक दुनिया को देख सकती है और बोलू नागी की बातों पर विश्वास करता है और यहाँ से इन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जहाँ नागी थाइमे और उसका ड्रैगन नीले पिकाचू से डरकर घर से बाहर भाग जाती है और यहाँ थाइमे ड्राइंग्स को देखने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद नागी को दिखाया जाता है, जो अपने बेस्ट फ्रेंड बोलू को साथ में लाई होती है। यहाँ बोलू बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वह नागी को बोलता है कि दूसरी दुनिया के लोग और ड्रैगन्स मैंने केवल फिल्मों में या कॉमिक्स बुक में ही देखे हैं। फिर दोनों घर में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें नीला पिकाचू सोता हुआ दिखाई देता है। जिस पर बोलू जाल फेंकने वाला होता है, तभी थाइमे उन पर तीर चला देता है और यहाँ नागी और बोलू अपने जाल में फंस जाते हैं। तभी थाइमे उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं थाइमे हूँ और ये मेरा ड्रैगन है और हम दोनों उपनंता यानी एनिमे वर्ल्ड से आए हैं। फिर नागी थाइमे से पूछती है, क्या तुम मेरी माँ को जानते हो, उन्होंने भी मुझसे बोला था कासामी डुमिडुला। इस पर थाइमे उसकी माँ को जानने वाली बात पर ना में जवाब देता है और कासामी डुमिडुला का मतलब बताता है दुनिया को बचाओ। और फिर उन दोनों को अक्ता का स्केच दिखाकर पूछता है कि अक्ता कहाँ है, क्या तुम दोनों उसको जानते हो, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिमे वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेला उन सभी बुक्स को पढ़ रही होती है जब थाइमे एनिमे वर्ल्ड से टेलीपोर्ट होकर रियल वर्ल्ड में गया था। तब नागी की मदद के रूप में रखी कुछ किताबें एनिमे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गई थी और यहाँ पर सेला रियल वर्ल्ड को जानने की कोशिश कर रही होती है। तभी सेला के प्यारे प्यारे और छोटे छोटे ड्रैगन्स केटी को बंदी बनाकर ले आते हैं। तभी केटी बोलती है कि मुझे बंदी बनाकर क्यों लाई हो। इस पर सेला बोलती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे जैरो तक पहुंचना है। इस पर केटी बोलती है, ऐसे कौन मदद मांगता है भाई, और सेला से पूछती है, क्या तुम जैरो को हरा सकती हो। इस पर सेला बोलती है, मुझे जैरो को हराना थोड़ी है, मुझे तो केवल बबल में घुसना है ताकि मैं भी टेलीपोर्ट हो जाऊं, और ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें दोबारा नागी के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर नागी और बोलू एनिमे वर्ल्ड, ड्रैगन्स, अक्ता और जैरो आदि चीजों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बोलू को कुछ बातें समझ में आती है, जो सबको बताता है कि नागी की माँ ने उपनंता नामक जगह की ड्राइंग बनाई है, जो कि जल्दी नष्ट होने वाली है, और अक्ता इस दुनिया का हीरो है, जिसके सिर पर उपनंता को बचाने की जिम्मेदारी है। और थाइमे और नीला पिकाचू अक्ता को वापस एनिमे वर्ल्ड में ले जाने के लिए यहाँ पर आए और अब हमारा मिशन है अक्ता को खोजना। तभी थाइमे नागी और बोलू से पूछता है कि अक्ता कहाँ है। इस पर बोलू जवाब देता है, हमें क्या पता, अभी तो मैंने बोला अब हमारा मिशन है अक्ता को खोजना। परंतु एक मिनट, हमें क्या मिलेगा, क्या तुम हमें भी अपनी दुनिया एनिमे वर्ल्ड में अपने साथ लेकर चलोगे। इस पर थाइमे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को एनिमे वर्ल्ड में ले चलूंगा। तभी बोलू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अक्ता की विशेषताओं के साथ मिसिंग पर्सन के नाम से पोस्ट कर देता है। तभी नागी को याद आता है कि रात बहुत हो गई है, उसके फादर आने वाले होंगे। तभी बोलू को भी याद आता है, अरे मुझे भी सुबह से रात हो गई है, अगर मैं जल्दी से घर नहीं गया तो मेरा भाई वापस लेक्चर देगा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS वाईएएस बनो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नागी और उसके फादर साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी नागी के फादर बोलते हैं कि आज खाना थोड़ा तीखा बन गया। तभी दूसरी तरफ हमें थाइमे और नीला पिकाचू को दिखाया जाता है, जो खाना खा रहे होते हैं। तभी उस खाने को खाकर थाइमे और नीला पिकाचू की बत्ती गुल हो जाती है और थाइमे बोलता है, अरे इन जापानियों ने पता नहीं क्या खिला दिया, मर गया मैं तो, सांस भी नहीं आ रहा मुझे। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलू सभी को अगर बताता है कि मुझे एक लोकेशन का पता लगा है जहाँ पर अक्ता हो सकता है। फिर सभी चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी नागी थाइमे से बोलती है कि नीला पिकाचू हमारे साथ नहीं चल सकता, अगर वो हमारे साथ चलेगा तो लोग उसे देखकर पागल हो जाएंगे और हो सकता है कि पुलिस हमें पकड़ ले। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कचरे के डब्बे में नीले पिकाचू को बैठा दिया जाता है और हमारे तीनों बडीज अक्ता को खोजने के लिए उस लोकेशन पर आ जाते हैं। तभी थाइमे बोलता है, अरे भाई कोई अंदर है। तभी हमें गज्जू भाई को दिखाया जाता है, जो अपने 3 करोड़ के गेमिंग रूम में बैठे होते हैं
और वह बिना अपना फेस रिवील किए उन तीनों के लिए गेट ओपन कर देते हैं। तभी हमारे तीनों बडीज अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि अपना गज्जू भाई कबाड़ी का भी काम करते हैं। तभी वह चलते चलते एक रूम में आ जाते हैं और हमारा गज्जू भाई हमारे तीनों बडीज को उस रूम में बंद कर देता है। तभी गज्जू भाई उन तीनों को बोलते हैं कि तुम लोगों ने ही अक्ता को बदनाम कर रखा है, तुम लोग अक्ता के दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि अक्ता हमारा भगवान है और वह एकांत में रहना पसंद करता है। अब मैं तुम लोगों को 1 महीने तक यहाँ पर बंद रखूंगा। और इतना बोलने के बाद स्पीकर से आवाज आना बंद हो जाती है। यहाँ पर थाई में स्पीकर को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा होता है, जैसे कि पहले कभी उसने देखा ना हो। तभी नागी थाईमे को बोलती है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस गए, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी थाईमे नीला पिकाचू को बोलता है कि तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो। फिर हमें नीला पिकाचू को दिखाया जाता है जो उस बड़े सारे कचरे के ढेर को अपनी पावर से हटा देता है और हवा में उड़ने लगता है। फिर हमारे तीनों बडीज उस रूम से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर नागी नीला पिकाचू और थाईमे को ऐसा करता हुआ देखकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें गज्जू भाई को दिखाया जाता है जो अपने 3 करोड़ की गेमिंग सिस्टम में गेम खेल रहे होते हैं। तभी हमारे तीनों बडीज उसके पीछे आ जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं और हमारे गज्जू भाई रोते हुए हमारे तीनों बडीज से माफी मांगते हैं और इस तरह से हमारे गज्जू भाई का फेस रिवील हो जाता है। फिर थाईमे गज्जू भाई से अक्ता के बारे में पूछता है। तब गज्जू भाई उन्हें एक वीडियो चलाने के लिए बोलता है और यहाँ पर अक्ता को वीडियो में देखकर थाईमे बहुत खुश हो जाता है और नागी और बोलू एनिमे वर्ल्ड के हीरो अक्ता को पहली बार देख पाते हैं और इस तरह से उन सबको अक्ता की लोकेशन का पता लग जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थाईमे और नीला पिकाचू नागी के घर पर आ गए होते हैं और थाईमे अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को देखता है और एक फ्लैशबैक में चला जाता है। और हम भी एनिमे वर्ल्ड में चले आते हैं जहाँ पर हमें थाईमे के बचपन को दिखाया जाता है। यहाँ छोटा थाईमे छोटे बेबी ड्रैगन को हाथ में पकड़े हुए अक्ता की तरफ भाग कर आ रहा होता है और अक्ता से बोलता है कि देखो अक्ता, मुझे एक बेबी ड्रैगन मिला। इस पर अक्ता थाईमे से पूछता है कि ये तुम्हें कैसे मिला। इस पर थाईमे बताता है कि इस बेबी ड्रैगन को चोट लग गई थी, मैंने इसके घाव पर दवाई लगाकर ठीक कर दिया और ये मेरा दोस्त बन गया। तभी अक्ता थाईमे से बोलता है कि थाईमे, तुम्हें पता है ड्रैगन शब्द का मतलब क्या होता है? ड्रैगन एक ऐसा प्राणी है जो एक दिन बड़ा हो जाएगा। इस पर थाईमे बोलता है आए बैंगन। तब अक्ता आगे बताता है कि अगर तुम्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये ड्रैगन तुम्हें एक उम्मीद देता है और ड्रैगन राइडर्स कभी हार नहीं मानते क्योंकि उनके पास एक उम्मीद होती है। और अक्ता थाईमे को एक ब्रेसलेट देते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन महान ड्रैगन राइडर्स बनोगे और यह सुनकर थाईमे बहुत खुश हो जाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे तीनों बडीज नीला पिकाचू के सामने बहुत सारा खाना रख देते हैं। तब थाईमे नीला पिकाचू को बोलता है कि तुम एक अच्छे ड्रैगन हो और जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। और बहुत सारा खाना देखकर नीला पिकाचू खुश हो जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे तीनों बडीज एक बोट पर बैठकर एक आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी थाईमे की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वह अपनी लाइफ में पहली बार एक पानी के जहाज पर बैठा था और पानी के जहाज का सफर उसके लिए एकदम नया होता है। फिर हमारे तीनों बडीज एक आइलैंड पर आ जाते हैं। तभी उन्हें कुछ लोग एक गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं और हमारे तीनों बडीज भी उनके पीछे पीछे उस गुफा की तरफ आ जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वह एक घने जंगल में आ जाते हैं और उसमें थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक बस्ती दिखाई देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अक्ता ने उस पूरी बस्ती को एनिमे वर्ल्ड की तरह ही डिजाइन किया होता है और यहाँ थाईमे पहली बार अक्ता को देखता है और इसकी तरफ भागता है। फिर थाईमे अक्ता से बोलता है कि अक्ता, तुम्हारे जाने के बाद सब लोगों ने उम्मीद ही खो दी और उन्हें लगा कि तुम मारे गए, परंतु मुझे विश्वास था कि तुम अभी जिंदा हो और मैं जैरो के बबल अटैक से यहाँ पर आ गया। अब हम साथ मिलकर वापस उपनंता में जाएंगे और दुनिया को बचाएंगे। इस पर अक्ता जवाब देता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने उपनंता में वापस जाने का कई बार ट्राई किया परंतु मुझे रास्ता नहीं मिला, इसलिए अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। इस पर थाईमे बोलता है कि अक्ता, तुम हमारे हीरो हो, तुम हमारी दुनिया के सबसे बड़ी योद्धा हो, तुम हार नहीं मान सकते, हम वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और उपनंता को बचाएंगे। इस पर अक्ता जवाब देता है कि मेरा यही रहने का प्लान है और अब मैं यही रहना चाहता हूँ। यहाँ मेरे नए दोस्त हैं और ये जगह अब मुझे अपनी लगती है और एक ऐसी वजह है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और जिसकी मैं हमेशा रक्षा करना चाहता हूँ। और अक्ता कितना बोलने के बाद हमें उसके एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ अक्ता को मारने के लिए कुछ लोगों ने अक्ता की लॉयर को किडनैप कर लिया होता है और अक्ता उसे बचाने के लिए एक एक करके सभी गुंडों को जान से मार रहा होता है। फिर अक्ता अपनी लॉयर के पास आता है जहाँ उसकी लॉयर से पूछती कि तुम्हें इस जगह का पता कैसे लगा और तुम ऐसे ही लोगों को मार नहीं सकते। इस पर अक्ता जवाब देता है कि मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ और मैंने तुम्हें बचाने के लिए इन लोगों को मार दिया और अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट डे में एक बस से उतरते हुए लॉयर को दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट होती है और इस तरह से हमें पता लगता है कि अक्ता ने अपना घर बसा लिया होता है। और फिर अक्ता थाईमे से बोलता है अब यही मेरा संसार है
और मैं एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ और इस जगह को एक नया राष्ट्र बनाने जा रहा हूँ जहाँ सब लोग खुशी से रह सके। और अक्ता के इतना बोलने के बाद थर्ड एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें अक्ता की वाइफ को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ जाती है। तभी अक्ता अपनी वाइफ को बताता है कि ये मेरे नए दोस्त हैं और अक्ता थाइमे को बताता है कि हम बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देने वाले हैं। और इतना बोलने के बाद अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी थाइमे वापस अक्ता को बोलता है कि ड्रैगन राइडर्स कभी हार नहीं मानते क्योंकि उनके पास हमेशा एक उम्मीद होती है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक दिन महान ड्रैगन राइडर बनोगे। इस पर अक्ता थाइमे से बोलता है कि तुम सपने देखना बंद करो और रियलिटी को देखो। तुम्हारे पास उपनंता में जाने को रास्ता नहीं है और तुम बेवजह मेरे से बहस करने आ गए। तुम भी इस दुनिया में ऐसी कोई वजह ढूंढ लो जिसके साथ तुम जीत सको। इस पर थाइमे अक्ता से बोलता है कि अक्ता तुम मतलबी और अहंकारी हो गए हो और अगर तुम इस तरह हार मान जाओगे तो उपनंता को कौन बचाएगा। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें उपनंता में नहीं ले जाऊं और इसके लिए तुमसे लड़ना भी पड़े तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलने के बाद थाइमे अक्ता द्वारा दिया गया ब्रेसलेट उसे वापस दे देता है। फिर हमें नेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अक्ता और थाइमे के बीच फाइट होने वाली होती है। तभी थाइमे अक्ता पर तीरों की बारिश करता है और अक्ता बड़ी आसानी से उनसे बच जाता है और अक्ता एक ही पंच में थाइमे को बुरी तरह से घायल कर देता है। परंतु थाइमे हार नहीं मानता और यह बोलता हुआ अक्ता पर अटैक करता है कि ड्रैगन राइडर्स कभी हार नहीं मानते। तभी अक्ता उसके तीर को पकड़ता है और उसी पर अटैक करते हुए बोलता है कि जब तक तुम मुझे हरा नहीं पा रहे तो उपनंता को कैसे बचाओगे और तुम यूजलेस हो। तुम ड्रैगन राइडर्स के नाम पर एक कलंक हो और अपने जीवन में कुछ ऐसा करो जो तुम कर सकते हो। और अक्ता थाइमे को उसका ब्रेसलेट देता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद नागी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर नागी और बोलू एज अ फ्रेंड जमीन पर लेटे होते हैं और आज की हुई घटना के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अक्ता मुझे एकदम पागल लड़का लगा। वह जापान में एक नया देश बनाने की बात कर रहा था और दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब थाइमे वापस उपनंता कैसे जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हमें थाइमे को उदास बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ उसके पास उसका ड्रैगन आता है जो एक बार फिर से जैसे लड़कियां नाक से गुब्बारा फुलाती है वैसे ही फुलाकर थाइमे को कुछ समझाने की कोशिश करता है। परंतु बेचारा थाइमे कुछ समझ नहीं पाता और अपने ड्रैगन के गले लगकर रोने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थाइमे नागी और उसके घर को छोड़कर जा रहा होता है और बोलता है कि ड्रैगन राइडर्स कभी हार नहीं मानते। मुझे उपनंता को बचाने के लिए वापस जाना होगा और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं उपनंता को बचा नहीं लूं। तभी नागी थाइमे को रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे कुछ अलग फील होता है और मुझे भी तुम्हारी मदद करनी है। इस पर थाइमे बोलता है कि मैं की शर्त पर यहाँ पर रुक सकता हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना सकती हो। और इस पर नागी हंसते हुए हाँ मैं जवाब देती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे तीनों बडीज बीच के पास ओपन रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ बोलू एक कागज पर ड्राइंग करके थाइमे को दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर बोलू का बड़ा भाई आ जाता है जो उससे बोलता है कि तुमने मांगा राइटर बनने का ख्वाब अभी तक नहीं छोड़ा, तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। माँ तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंता में रहती है और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम मेरे छोटे भाई के नाम पर कलंक हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और इतना बोलने के बाद उसके ड्राइंग का एक एरोप्लेन बनाकर हवा में उड़ा देता है और बोलू उस कागज के एरोप्लेन के पीछे भागता है। तभी हमें थाइमे को दिखाया जाता है जहाँ बोलू के बड़े भाई की बातें उसे अक्ता की याद दिलाती है कि कैसे अक्ता ने भी उसे ये सब बोला था। फिर थाइमे एक लंबी छलांग लगाता है और एरोप्लेन को पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाता है। फिर हमें बोलू के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो उन सबको बेवकूफ समझकर वहां से चला जाता है। फिर थाइमे समंदर से बाहर आता है और बाहर आकर बोलू को उसकी ड्राइंग देता है। तभी बोलू बोलता है कि हमारे अपने ही हमारे सपनों को नहीं समझते, उन्हें लगता है कि हम कल्पना की दुनिया में ही जीते हैं और वास्तविक दुनिया उनकी नज़रों में बहुत अलग होती है। उन्हें लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम उनकी नज़रों में समझदार नहीं होते। यहाँ पर बोलू ये सारी बातें बता रहा होता है तभी थाइमे का लॉकेट चमकने लगता है और ये देखकर थाइमे डर जाता है और अपने लॉकेट से उसमें भरे लिक्विड को निकालता है। तभी उस लिक्विड की एक बूंद धीरे धीरे बड़े होने लगती है और एक छोटे शेप में आकर बढ़ना रुक जाती है। तभी नागी थाइमे से बोलती है कि अगर ये लिक्विड एक बबल का शेप ले ले तो हो सकता है कि तुम तुम्हारी दुनिया में वापस जा सको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई दूसरा उपयोग हो। तभी वे सभी एक एक करके नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जिसमें उन्हें पता लगता है कि ये लिक्विड किसी भी वस्तु को हवा में उड़ा सकता है। फिर वहां पर अपना नीला पिकाचू आ जाता है। तभी नागी थाइमे से बोलती है क्या मैं तुम्हारे ड्रैगन को राइड कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर थाइमे नागी को अपने ड्रैगन पर बैठाकर हवा में उड़ जाता है। पहले तो नागी थोड़ा सा घबरा जाती है परंतु बाद में दोनों मिलकर ड्रैगन के अच्छे से राइड करते हैं। और यहाँ में नीचे उस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को दिखाया जाता है जो सेकेंड एपिसोड के लास्ट सीन में दिखा था
जो इन सब पर नजर रखे हुए था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे तीनों बडीज घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि नागी के फादर घर पर आ गए होते हैं और नागी के फादर थैमे के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि इसने फैंसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। इस पर बोलू जवाब देता है कि हमारी क्लास का हिस्ट्री टॉपर है और ये इतिहास से बहुत प्यार करता है, इसलिए ये राजाओं महाराजाओं के समय के कपड़े पहनता है। फिर नागी के फादर उनकी बातों को समझते हैं और अंदर चले जाते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागी और थैमे ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए एक बड़ी शॉप में जाते हैं, जहाँ पर थैमे उस शॉप में रखे सामानों को देखने लगता है। तभी उसके सामने वही भिखारी जैसे दिखने वाला आदमी आ जाता है और थैमे को बताता है कैसे लिक्विड का कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और वो आदमी ताली बजाकर उस बड़ी शॉप की बत्ती गुल कर देता है और बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में इंसानों को नहीं बताना चाहिए। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं तो मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। और वो आदमी इतना बोलने के बाद ताली बजाकर फिर से उस बड़ी शॉप की लाइट्स ऑन कर देता है और वहां से चला जाता है। और नागी और थैमे वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर नागी थैमे को मोमोज बनाना सिखाती है और थोड़ी देर बाद वे सभी मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ नागी रूम में थैमे और नीला पिकाचू को खोज रही होती है। फिर हमें थैमे को दिखाया जाता है जो उस बड़ी शॉप पर आ गया होता है और आकर उसी आदमी से मिलता है, जो उसे बताता है कि ये दुनिया देखने में काफी सुंदर लगती है, परंतु यहाँ के लोग इसे धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं और वैसे भी अब कलयुग आ गया है और यहाँ के लोग धीरे धीरे इस दुनिया के लिए खतरा बनते जाएंगे। हमें इन लोगों पर राज करना चाहिए और इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहिए। और अभी तो हमें उपरंता को भी बचाना है और मुझे इन सब में तुम्हारा साथ चाहिए। और अब तुम ये जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ? मैं सुपेस हूँ, कटारस ड्रैगन का राइडर। और थैमे उस आदमी के बारे में जानकर खुश हो जाता है और यह सीन यहीं प्रकट हो जाता है। फिर हमें नागी को दिखाया जाता है जो बोलू को अपने घर बुला लेती है, जो थैमे और नीला पिकाचू के जाने के बाद बोलू को बताती है। तभी वहाँ पर एक बबल अपीयर होता है और उसमें से सेला बाहर आती है और आते नागी से बोलती है कि तुम नागी हो ना। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें एपिसोड के लास्ट सीन में अक्ता को दिखाया जाता है जो अपने पास लगी फुफाड़ी को बजाता है और पूरा का पूरा आइलैंड हवा में उड़ने लगता है। और ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारी मुलाकात होगी ड्रैगन्स ऑफ वंडरएज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।